आइमू एक ऐसा चोमू सा लड़का था जिसे देखकर ही लड़कियां दूर भाग जाती थीं। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका मर्डर भी रहस्यमयी तरीके से हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे फिर से जिंदा किया गया, एक कभी न मरने वाले ज़ॉम्बी के रूप में। अब ज़ॉम्बी बनकर आइमू ने सोचा था कि वो अपने कातिल से बदला लेगा और जादुई लड़कियों के साथ टीम बनाएगा। लेकिन बदला लेने की जगह ये लड़का हर बार किसी न किसी अजीब मुसीबत में फंस जाता था और ऊपर से उसकी ज़ॉम्बी बॉडी को लेकर हर तरह के पागल दुश्मन पैदा हो जाते थे। ज़ॉम्बी होने के बावजूद आइमू स्कूल में एकदम नॉर्मल मस्त लाइफ जी रहा था। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक बिल्ली ट्रक का शिकार बनने वाली है। तो हमारा ये महान मूर्ख हीरो खुद को सुपरमैन समझ बैठा और कूदकर बिल्ली को बचाने की कोशिश करने लगा, पर ट्रक ने इस चोमू को ही दूर उछाल दिया। घूमते घूमते उसने एक चाचा की विग खींच ली, झाड़ियों ने उसके कपड़ों का चीरहरण कर दिए और वो अपनी कटाना सबको दिखाते हुए उड़ रहा था। और ये नजारा देखकर लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। थक हार कर जब वो घर पहुंचा तो वहां उसकी रूममेट यूक्लिवुड बैठी थी। आइमू ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे ज़ॉम्बी बनाया, लेकिन यूक्लिवुड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कोयले की खान से निकला हुआ लग रहा था। इसीलिए उसने उसे ज़ॉम्बी बना दिया। उसने बस एक ही बात कही, खाना बनाओ अभी। रात को खाने के वक्त आइमू ने प्यारा भाई बनने की कोशिश की और जवाब में यूक्लिवुड ने उसकी बाह तोड़ दी। यहीं से उसे याद आया कि यूक्लिवुड असल में अंडरवर्ल्ड की एक नेक्रोमैंसर थी और उसी ने उसे जिंदा किया था जब मोहल्ले के जैक द रिपर ने उसे चाकू मार दिया था। बालकनी में आराम करते वक्त उसे उसके दोस्त ओरियो का फोन आया। उसने बताया कि न्यूज में फिर से एक मर्डर दिखाया जा रहा है और बोला, जिंदा रहना यार, वरना मेरी फिजिक्स की कॉपी कौन बनाएगा। ये सुनकर आइमू फिर से शहर में घूमने निकल पड़ा। वो हर रात घर से बाहर निकलकर बैटमैन बनने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने कातिल को ढूंढ सके। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी होने के नाते ये जगह उसे बड़ी सुकून वाली लगती थी। वो सोच ही रहा था कि यहाँ एक सोफा रखवा ले कि तभी अचानक उसे एक पागल लड़की चेनसॉ लेकर किसी से लड़ते दिखती है। डर के मारे आइमू पीछे हट जाता है। तभी वो चेनसॉ वाली पागल लड़की सामने आ गई। वो सस्ते कॉस्प्ले में थी और वो चेनसॉ लेकर सीधा आइमू के ऊपर आ गिरती है। उस लड़की का नाम था हरुना। आइमू ने उसे सीधा सीरियल किलर कह दिया, लेकिन तभी जिस भालू से हरुना लड़ रही थी उसने आइमू को ऐसे नोच लिया जैसे वो कल का बासी हॉट डॉग हो। हरुना ने कहा कि वो इसका बदला लेगी और अपनी मैजिकल चेनसॉ चालू कर दी। उसने भालू के साथ साथ आइमू को भी काट डाला। कोलैटरल डैमेज, ये बोलकर उसने चैन से सांस ली। लेकिन दिक्कत ये थी कि आइमू अब भी जिंदा था। उसने बताया कि वो ज़ॉम्बी है। हरुना को यकीन ही नहीं हुआ, जबकि वो खुद को जीनियस मैजिकल गर्ल कहती थी। उसने बताया कि वो भालू एक मेगालो था और उसे मारने पर पॉइंट्स मिलते हैं। आइमू उसे और उसके काम को बेकार कह ही रहा था कि हरुना ने कहा, अब मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। जैसे ही उसने जादू चालू किया उसके कपड़े गायब हो गए और साथ ही उसकी आखिरी बची हुई अक्ल भी। गुस्से में उसने आइमू को पीटना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो इतना संस्कारी है कि उसने उसकी पावर चुरा ली सिर्फ उसके ऑरेंजेस देखने के लिए। मार मार के उसने आइमू का चेहरा चावल के गोले जैसा सुझा दिया। फिर वो उसके साथ घर आ गई। घर पहुंचकर उसने बताया कि जब तक उसकी ताकत वापस नहीं आती आइमू को उसे अपने घर में रखना होगा। उसे बढ़िया खाना और स्नैक्स खिलाने होंगे ताकि उसकी चेस्टनट बढ़ सके। आइमू ने उसकी मुलाकात यूक्लिवुड से करवाई और उसे मोबाइल फोन चलाना सिखाया ताकि वो अपनी मैजिकल स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल कर सके। अगले दिन स्कूल में धूप इतनी तेज थी कि आइमू पूरी तरह मम्मी बन गया, क्योंकि तेज धूप में ज़ॉम्बी मरने वाले हो जाते हैं। स्कूल के बाद ओरियो ने पूछा कि अब वो उनके साथ घर क्यों नहीं जाता। आइमू ने कोई बहाना बना दिया। उसने एक नई ज़ॉम्बी मूवी भी निकाली ताकि ओरियो को घर बुला सके। लेकिन आइमू जानता था कि अपने ठरकी दोस्त को ये दिखाना कि वो दो लड़कियों के साथ रहता है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ओरियो के जाते ही एक आदमी क्लास में घुस आया। उसने कहा, मुझे आइमू का बनाना चाहिए। ये सुनते ही आइमू डर गया और अपने बनाना को बचाने में लग गया। लेकिन वो आदमी और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से आइमू की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक खिड़की से हरुना कूद कर आई और बोली, तुझे दादाजी पसंद है क्या? ये सुनते ही उसने आइमू को बेवकूफ कहा, क्योंकि वो आदमी साफ साफ एक मेगालो था। अगले ही पल वो आदमी एक विशाल झींगा जैसे राक्षस में बदल गया। हरुना ने उसे बताया कि ये डबल ए क्लास का जारी है। वो झींगा राक्षस बोला कि उसे हरुना की जादुई ताकत महसूस हुई थी और उसने आइमू से पूछा कि उसके अंदर हरुना की मैजिक क्यों है। इसके बाद हरुना अपनी पूरी कोशिश करती है और पोज मारते हुए अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में बदलने लगी। लेकिन वो रूप सिर्फ एक सेकंड चला। अगले ही पल उसका सारा आर्मर फिर से गायब हो गया और आइमू को फ्री में जन्नत का नजारा देखने मिल गया। तभी उस मेगालो ने सफेद धुंध छोड़ी जिसने पूरी क्लास को ढक लिया। उसने हरुना पर अपने पंजों से हमला कर दिया, ये कहते हुए कि उसे बिना ताकत वाली बेवकूफ मैजिकल लड़की की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी आइमू बीच में कूद पड़ा, एकदम मीट शील्ड बनकर। मेगालो ने अपना एक विशाल पंजा उन पर फेंका, लेकिन आइमू ने उसे एक हाथ से रोक लिया। फिर उसने समझाया कि उसकी ज़ॉम्बी ताकत उसे अपनी पूरी शारीरिक क्षमता निकालने देती है, जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन है। इसके बाद आइमू ने राक्षस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए, ऐसे वार जो उसकी सामान्य ताकत से 100% ज्यादा थे। हालांकि इस चलते उसकी बाह पूरी तरह टूट गई। फिर भी झींगा राक्षस वापस खड़ा हो गया। तभी
तभी हरुना ने आइमू से कहा, मेरी चेनसॉ इस्तेमाल करो। उस चेनसॉ का नाम था मिस लीन। हरुना ने उसे बताया कि वो उसके अंदर मौजूद जादुई ताकत से मैजिकल गर्ल बन सकता है। वो उसे मंत्र बोलने का तरीका समझाने लगी और आइमू सच में मैजिकल गर्ल बन गया। हरुना ने कहा कि ये रूप उसकी पागल ऑफेंसिव ताकत के बराबर उसे काफी डिफेंस देगा। मिस लीन की ताकत से आइमू ने झींगा राक्षस को स्कूल के बाहर फेंक दिया और हरुना ने उसे बीच से काटकर खत्म कर दिया। लेकिन उसका फेरी जैसा सपना तभी डरावने नाइटमेयर में बदल गया। पूरे स्कूल ने उसे मैजिकल गर्ल आउटफिट में देख लिया था और सब उसकी फोटो खींचने लगे। ऊपर से हरुना ने आग में घी डाल दिया और उसे आधिकारिक तौर पर नई मैजिकल गर्ल घोषित कर दिया। खुशकिस्मती से आइमू ने जादू का इस्तेमाल करके सभी छात्रों की याददाश्त मिटा दी। इस तरह वो हमेशा के लिए ट्रोल और बुली होने से बच गया। अब पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और कोई नया मेगालो अटैक नहीं हुआ था। एक दिन स्कूल में आइमू ने वो लंच खोला जो हरुना ने उसके लिए बनाया था। वो देखकर दंग रह गया। खाना ऐसा लग रहा था जैसे गॉर्डन रैमजी के सबसे महंगे मेन्यू से आया हो। जैसे ही उसने एक निवाला लिया उसका दिमाग हिल गया। ये देखकर ओरियो भी खाने पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरी क्लास ने उसका लंच हथिया लिया। बदले में उसे थोड़ा सा ब्रेड दे दिया ताकि बच्चा रोए ना। घर लौटकर आइमू ने हरुना की तारीफ की। हरुना ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम खाना बनाओ। आइमू ने खाना बनाया और सब साथ बैठकर मजे से खाने लगे। तभी अचानक टेबल पर एक अजीब लड़की प्रकट हो गई। उसने सीधे कहा, मुझे मीसो सूप चाहिए। खाना खाने के बाद उस रहस्यमयी लड़की ने अपना नाम बताया, सैरफ। नाम सुनते ही आइमू को समझ आ गया कि ये किसी अजीब विदेशी जगह से आई है। सैरफ ने बताया कि वो शैलो रिवर्सल सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक में माहिर है। लेकिन आइमू उसकी बकवास सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी नजर उसके बेहद विशाल वॉर स्टॉपर्स पर अटकी हुई थी। सैरफ ने बताया कि उसका मिशन है यूक्लिवुड को निंजा गांव ले जाना और फिर उसने खुलासा किया कि वो एक वैम्पायर निंजा है। आइमू ये सब बकवास समझने की कोशिश ही कर रहा था कि यूक्लिवुड ने लिखकर उसे बताया, इसे यहाँ से भेज दो। सैरफ ने आइमू से पूछा कि वो यूक्लिवुड के लिए क्या है। आइमू ने कहा कि वो उसका एक तरह का गार्डियन है। ये सुनकर सैरफ ने यूक्लिवुड की सेवा करने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, मुझे सैरा कह सकते हो। लेकिन यूक्लिवुड ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे सिर्फ एक ही सर्वेंट चाहिए। सैरफ ने फैसला किया कि वो आइमू की जगह लेगी। उसने आइमू से कहा कि वो उसके साथ किसी सुनसान जगह चले जहाँ वो दोनों खुलकर हाथ आजमा सके। आइमू ने जवाब दिया कि मुझे किसी लड़की से लड़ना नहीं है। लेकिन सैरफ पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि आइमू को उससे मुकाबला करना ही होगा ताकि ये साबित हो सके कि यूक्लिवुड की सेवा करने के लिए उन दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है। आइमू ने भारी मन से हामी भर दी। दोनों एक अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट में आमने सामने खड़े थे। आइमू ने हरुना से कहा कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। हरुना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं था। आइमू ने सैरफ से पूछा कि क्या वो सच में उसे मारने का इरादा रखती है। सैरफ ने बिना हिचके कहा, हाँ, ये मेरे मिशन के लिए जरूरी है। उसने ये भी कहा कि आइमू कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये सुनकर आइमू चौंक गया क्योंकि अब तक किसी में इतनी अक्ल नहीं थी कि वो ये समझ पाए। सैरफ ने कहा कि उसे ये बात अपनी निंजा स्किल्स से पता चली है और वो उन्हीं स्किल्स से उसे तब तक काटती रहेगी जब तक वो उठने लायक न बचे। उसने हवा में तैरते पत्तों को जोड़कर एक तलवार बना ली। आइमू ने उसे याद दिलाया, ज़ॉम्बी को भी दर्द होता है। सैरफ ने ताना मारा, तो क्या अभी से हार मान रहा है? आइमू ने जवाब दिया, मैं किसी सस्ते सुनाड़े की नकल को अपनी रानी मुझसे छीनने नहीं दूंगा। इतना सुनते ही सैरफ उस पर टूट पड़ी। वो बार बार तलवार से उसे चीरने की कोशिश करती रही। आइमू किसी तरह उसके हमलों से बचता रहा, लेकिन तभी वो अचानक हवा में गायब हो गई और फिर से अपनी शैलो रिवर्सल टेक्निक का ज्ञान झाड़ने लगी। अगले ही पल वो आइमू के पीछे प्रकट हुई और उसकी पीठ पर जोरदार वार कर दिया। आइमू जमीन पर गिर पड़ा और सैरा उसे नीचा दिखाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी ताकत को बहुत कम आंक लिया था। उसके सुपर फास्ट हमले आइमू पर भारी पड़ रहे थे और उसे हर वार से बचने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। सैरा ने उसका हाथ काट दिया और सीने में तलवार घोंपकर उसका खेल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आइमू ने अपनी ज़ॉम्बी ताकत से तलवार को पकड़ लिया जबकि वो उसके अंदर ही थी। उसने उसे रोकने के लिए तांगुरो स्पेशल लगाया और 250% ताकत से सीधे हेडबट मार दिया। दुर्भाग्य से इस वार से उसे खुद ज्यादा नुकसान हो गया। सैरा हवा में उड़ गई और ऊपर से शैलो रिवर्सल टेक्निक से दूर से हमले करने लगी। आइमू ने अपना हाथ फेंककर उसे हवा से नीचे गिरा दिया, लेकिन गिरते वक्त सैरा ने उसके सिर पर शुरिकेन फेंक दिया। इस टक्कर के बाद सैरा ने हार मान ली। ये उसकी वैम्पायर निंजा वाली शान थी और वो टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गई। जब आइमू और हरुना घर लौटे तो दोनों दंग रह गए। सैरा यूक्लिवुड को चाय परोस रही थी। आइमू ने पूछा कि वो वापस क्यों नहीं गई। सैरा ने शांत स्वर में कहा, यही अब मेरा घर है। उसने बताया कि अब उसे आइमू की सर्वेंट बनना पड़ेगा। ये सुनते ही आइमू ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और अजीब अजीब हुक्म देने लगा, लेकिन सैरा ने उसे सीधे उसकी औकात दिखा दी। गंदा जानवर। उस रात आइमू अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। तभी सैरा छत से सीधे उसके कमरे में घुस आई। उसने कहा कि यूक्लिवुड ने अपना दिल बंद कर लिया है। आइमू ने कहा वो ऐसी ही है, लेकिन सैरा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यूक्लिवुड ने उसके प्रस्ताव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने आइमू से कहा कि वो इस बारे में कुछ करे और फिर चली गई। आइमू को याद आया कि 1 महीने पहले वो पहली बार उससे
से मिला था। उसी पल वो उस पर फिदा हो गया था, लेकिन इम्प्रेस करने के चक्कर में क्रिस ब्राउन के डांस मूव्स दिखाते हुए बुरी तरह गिर पड़ा। वो उसे उठाकर हंसी, दोनों ने खुलकर बातें की और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। उसी रात घर लौटते वक्त आयमू ने एक रहस्यमयी इमारत से एक औरत की चीख सुनी। हर हॉरर फिल्म के बेवकूफ किरदार की तरह वो अंदर चला गया। पहली मंजिल पर उसे खून के निशान दिखे। जैसे ही वो दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा, उसका शरीर अचानक जकड़ गया। पीछे से कातिल प्रकट हुआ और उसे खून से भरा डोनट बना दिया। कई घंटों बाद वो एक कब्रिस्तान में जागा। वहाँ यूक्लिवुड ने बताया कि उसने अपनी नेक्रोमैंसर ताकत से उसे मरने से बचाया था और उसी ने उससे साथ रहने को कहा था। वापस वर्तमान में आयमू और लड़कियां खाने के वक्त मस्ती कर रही थी। तभी हरुना ने मजाक में कहा, आयमू मर जा। और उसी पल यूक्लिवुड ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यूक्लिवुड ने हरुना को सख्त लहजे में कहा, ऐसे शब्द मजाक में भी इस्तेमाल मत किया करो। लेकिन हरुना ने अपनी बेवकूफी दिखाई और वही शब्द दोहराती रही। अगले ही पल यूक्लिवुड ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और शांत आवाज में कहा, मौत दर्दनाक होती है। कुछ दिन बाद हरुना एक अजीब सपना देख रही थी। वो अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में एक विशाल पुडिंग से लड़ रही। तभी एक अजीब अलार्म घड़ी ने उसका सिर चीरते हुए उसे जगा दिया। नाश्ते के टेबल पर सैरा ने पूछा कि घर में इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों पड़ी रहती हैं? आयमू ने बताया कि उसके माँ बाप दुनिया के उन देशों से उसे चीजें भेजते रहते हैं जिनका नाम उसने कभी सुना भी नहीं था। उसने ये भी कहा कि वो दोनों उसे अकेला छोड़कर दुनिया घूमते रहते हैं। ये सुनकर सैरा बोली, शायद इसी वजह से तू इतना दुखी बेवकूफ बना है। इधर हरुना बहुत खुश हो गई जब उसने देखा कि फ्रिज में पुडिंग का आखिरी टुकड़ा पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वहाँ यूक्लिवुड आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने तय किया कि अब जेंगा खेलकर फैसला करेंगे कि पुडिंग किसे मिलेगी। सैरा भी खेल में कूद पड़ी, सोचते हुए कि अगर वो जीती तो पुडिंग को आधा आधा अपने और यूक्लिवुड के बीच बांट ले। घर में लड़कियां मजे कर रही थीं और दूसरी तरफ आयमू स्कूल में अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। धूप इतनी तेज थी कि उसे क्लास में भी सिर पर छाता रखना पड़ रहा था, वरना वो भुन जाता। इधर ओरियो क्लास की लड़कियों को बोलिंग चलने के लिए मना रहा था, लेकिन सब ने मना कर दिया। आखिर में उसने आयमू से पूछा। आयमू को बोलिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने लड़कियों को उनकी तरफ घूरते देखा तो दोस्त की इज्जत बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। उधर घर में सैरा ने अपनी निंजा ट्रिक से जेंगा के ब्लॉक्स को ऐसे जमाया कि उसे कोई हिला ही ना सके। लेकिन हरुना ने अपनी चेन सॉ से ऐसा पागलपन वाला मूव किया कि खेल जीत गई। वो जीत का जश्न मनाने लगी। तभी सैरा ने याद दिलाया, ये खेल हारने वाले के लिए होता है, जीतने वाले के लिए नहीं। फिर उन्होंने शतरंज जैसा शोगी खेला। इस बार यूक्लिवुड आसानी से जीत गए। इसके बाद उन्होंने ट्विस्टर खेलना शुरू कर दिया। यूक्लिवुड स्पिनर घुमा रही थी और बाकी दोनों चटाई पर अजीब अजीब पोज में खड़ी थी और आयमू की बातें कर रही थी। इधर बोलिंग एली में आयमू और ओरियो आराम से टाइम पास कर रहे थे। तभी ओरियो ने लड़कियों को लेकर अपनी घटिया कल्पनाएं सुनानी शुरू कर दी। ये सुनकर आयमू को भी शर्म आ गई। अचानक उन्होंने देखा कि यूक्लिवुड, सैरा और हरुना बोलिंग एली में एंट्री मार रही हैं। ओरियो ने तुरंत उन पर शक की कहानियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन आयमू डर गया क्योंकि अगर स्कूल वालों को पता चल गया कि वो इनके साथ रहता है तो उसकी जिंदगी खत्म। आयमू ने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी, लेकिन ओरियो ने कहा, तेरी बारी है। तभी आयमू को समझ आ गया कि लड़कियों ने उसे देख लिया है। उसने चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरुना सीधे चिल्लाकर उसे बुलाने लगी। ओरियो को लगा कि हरुना उस पर फिदा है और वो ऑरा पॉइंट्स कमाने लगा, लेकिन उसकी गलतफहमी तब खत्म हुई जब हरुना सीधे आयमू से बात करने लगी। आयमू अपने दोस्त से भी ज्यादा होपलेस निकला। उसने जल्दी से एक अजीब सा मास्क पहन लिया और खुद को एस्टरिस्क मास्क आयमू बता दिया। लड़कियां आई और बोली, बेवकूफ, ये मास्क उतार। ओरियो पूरी तरह हिल गया। वो बार बार पूछने लगा, क्या तू इन्हें जानता है? सैरा ने सीधे कहा, ये मास्क पहनकर ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब ओरियो समझ गया कि आयमू इन्हें जानता है और हरुना ने मामले को और बढ़ा दिया, ये कहकर कि वो सब एक ही घर में रहते हैं। ये सुनकर तो ओरियो पूरी तरह हिल गया। वो आयमू से सब कुछ समझाने को कहने लगा और जब आयमू ने सच बताया तो ओरियो को बुरा लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना बड़ा और मजेदार राज उससे छुपाए बैठा है। जब आयमू ने माफी मांगी तो ओरियो ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, वैसे तू उनके साथ कितनी दूर तक गया है? ये कहते हुए उसके दिमाग में आयमू और लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही गंदे सीन चलने लगे, इतना कि उसने गुस्से में अपना सिर बोलिंग बॉल पर बार बार मारना शुरू कर दिया। खून से लथपथ सिर के साथ वो बोला, यार मुझे तुझसे जलन हो रही है। आयमू ने तुरंत कहा, जलने जैसा कुछ नहीं है। अगर मैंने कुछ भी उल्टा करने की कोशिश की तो मुझे सैंडबैग बना दिया जाएगा। लेकिन ओरियो की जलन कम नहीं हुई। उसने आयमू को बोलिंग का चैलेंज दे दिया। शर्त ये थी कि अगर ओरियो जीत गया तो वो भी उनके घर में रहेगा, लेकिन आयमू ने उसे आसानी से हरा दिया। तभी ओरियो के फोन पर एक लड़की का मैसेज आया जिसमें उसे बड़ी प्यारी भाषा में मिलने बुलाया गया था। समझ रहे हो ना ये कौन सा टाइम है? और ओरियो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। रास्ते में ओरियो ने आयमू को बताया कि वो इसलिए साथ चल रहा है क्योंकि जिस लड़की ने मैसेज किया था उसका नाम क्योको है और वो उसे देखना चाहती है। उसने साफ कहा, क्योको मेरे लिए बहन जैसी है, अगर तूने कुछ भी उल्टा सोचा तो तुझे जिंदा छीन दूंगा। आयमू ने पूछा, क्योको हॉस्पिटल में क्यों है? तो ओरियो ने बताया कि वो उसी असैसिन की शिकार है। जब वो क्योको के कमरे में पहुंचे तो क्योको ने आयमू से पूछा, क्या तुम्हें मैं मिडिल स्कूल से याद हूँ?
हूँ। आइमू ने कहा कि उसे याद नहीं। जब उसने देखा कि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो चुकी है तो क्योको ने बताया कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो क्योको में अपने दादाजी के साथ रहे। उसने ओरियो का धन्यवाद दिया कि वो आइमू को साथ लाया। फिर ओरियो बाहर चला गया ताकि उन्हें अकेले बात करने का मौका मिले। आइमू ने क्योको से कहा, क्या तुमने उस इंसान को देखा था जिसने हमला किया? डरती हुई आवाज में उसने हाँ कहा। जब आइमू ने पूछा कि असैसिन कैसा दिखता है तो क्योको ने बताया उसकी आंखें नीली थी, बहुत सुंदर नीली आंखें और कुछ और बातें। ये सुनकर आइमू समझ गया कि वो यूक्लिवुड की बात कर रही है। उसका चेहरा उड़ गया। क्योको ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? आइमू ने बस इतना कहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बोल नहीं सकता। आइमू की नजर उसके बिस्तर के नीचे रखी लकड़ी की तलवार पर पड़ी। क्योको ने बताया कि ये उसके दादाजी ने दी है ताकि अगर असैसिन वापस आए तो वो खुद को बचा सके। डर के मारे वो आइमू से चिपक गई और बोली कि उसे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो वापस न आ जाए। आइमू के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हो सकता था कि असैसिन सच में यूक्लिवुड ही हो। कुछ दिन बाद हारुना फूड वॉर्स से सीखे हुए सारे दांव पेच लगाकर डिनर बना रही थी और आइमू यूक्लिवुड को देखता हुआ हॉस्पिटल वाली बातों के बारे में सोच रहा था। उन्हें पता नहीं था कि घर के बाहर कोई रहस्यमयी शख्स उन्हें देख रहा है। डिनर ऐसा बना कि सबकी समझ के बाहर था। आइमू ने हारुना से पूछा कि क्या बना दिया? हारुना ने कहा, सारा ने मेरी मदद की थी। सारा ने गर्व से कहा, ये मेरी पहली कुकिंग थी। आइमू जरा चखो। आइमू ने चॉपस्टिक्स उठाए लेकिन वो पिघल गए। सारा बोली, मेरा खाना इतना ताकतवर है कि कमजोर चीजों से खाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने जबरदस्ती आइमू को वो गोबर जैसा खाना खिला दिया। वो हर चीज को पिघला रहा था। बस एक घूंट में आइमू का स्मर्फ जितना दिमाग किसी और डायमेंशन में चला गया। जब आइमू होश में आया तो लड़कियां बोली, हमें भूख लगी है। आइमू ने तुरंत पिज्जा और सी फूड ऑर्डर कर दिया। तभी हारुना ने फोन छीना और अपने इंस्ट्रक्टर डाई को कॉल किया। फोन पर उसने बताया कि उन्हें वो आर्टिफैक्ट अभी तक नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। जब सारा ने पूछा कि वो आर्टिफैक्ट क्या है तो हारुना ने कहा, उसे फियर कहते हैं। तभी डोरबेल बजी। आइमू ने सोचा, इतनी जल्दी डिलीवरी आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी दरवाजे के उस पार खड़ी है। लेकिन दरवाजा खोलते ही पता चला कि वो डिलीवरी वाला नहीं था। वहाँ खड़ा था एक रहस्यमयी कुत्ते जैसा आदमी जो कई दिनों से उनके अपार्टमेंट के बाहर घूमता दिख रहा था। उसका नाम था सर्बरस विज़ार्ड। आइमू ने डरते डरते पूछा, क्या तू डोबरमैन है? इस पर सर्बरस ने बताया कि वो कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि एक मेगलो है। वो अंडरवर्ल्ड का वॉचडॉग है जिसका काम है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोलना और किसी को वापस बाहर ना निकलने देना। सर्बरस ने यह भी कहा कि आइमू अंडरवर्ल्ड में जाकर वहां से भाग निकला था। ये सुनते ही आइमू को समझ आ गया कि ये भारी भरकम कुत्ता उसे वापस नरक में घसीटने आया है। दोनों आमने सामने हो गए। लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते लड़ाई लिविंग रूम तक पहुंच गई। सर्बरस ने आइमू की बाह घायल कर दी। तभी यूक्लिवुड ने अपनी जादुई ताकत से आइमू की बाह ठीक कर दी। ये देखते ही सर्बरस चौंक गया और उसने तुरंत यूक्लिवुड को पहचान लिया। वो उसकी मास्टर थी। जब यूक्लिवुड ने आइमू के साथ पूरी बात समझाई तो सर्बरस ने माफी मांगी। जाते जाते उसने कहा, मैं उस इंसान की आत्मा लेने जा रहा हूँ जो इस इलाके में मारा गया है। ये सुनते ही आइमू सतर्क हो गया क्योंकि इसका मतलब था असैसिन फिर से सक्रिय हो चुका है। आइमू चुपचाप सर्बरस के पीछे चल पड़ा। दोनों एक ऊंची छत पर पहुंचे। वहां सर्बरस ने बताया कि जब भी यूक्लिवुड किसी को ठीक करती है तो उस इंसान का दर्द वो खुद महसूस करती है। यानी जब उसने आइमू को ठीक किया तो वही दर्द उसने भी झेला था। सर्बरस ने आगे कहा कि यूक्लिवुड कोई आम अस्तित्व नहीं है, वो हर चीज के केंद्र में है और उसने आइमू को इसलिए ठीक किया क्योंकि वो उसे भी एक खास इंसान मानती है। फिर वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंचे। वहाँ एक खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सर्बरस ने बताया कि आत्मा अब वहाँ मौजूद नहीं है। उसने ये भी बताया कि हाल ही के दिनों में कई आत्माएं अंडरवर्ल्ड तक पहुंच ही नहीं रही हैं। उसका अंदाजा था कि किसी ने उन आत्माओं की बलि चढ़ाई है ताकि वो बेहद ज्यादा ताकत हासिल कर सके। आइमू ने पूछा, किसके लिए? सर्बरस ने जवाब दिया, जिसे द किंग ऑफ द नाइट कहा जाता है। अचानक तलवार पकड़े हुए असासिन सामने आ गया और आइमू पर हमला कर दिया, लेकिन सर्बरस बीच में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से दोनों को एक साथ ढेर कर दिया गया, एकदम कबाब की तरह। आइमू को एहसास हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहली बार मरते वक्त हुआ था। वो असासिन का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था। दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। तभी सर्बरस ने आइमू से आखिरी बात कही, यूक्लिवुड का ख्याल रखना, और ये कहते ही वो शून्य में गायब हो गया। जब आइमू घर लौटा तो उसने यूक्लिवुड से असासिन से हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। फिर उसने पूछा, तुम अपनी भावनाओं को इतना दबा कर क्यों रखती हो? यूक्लिवुड ने लिखकर जवाब दिया कि अशांति और अनिश्चितता उसकी जादुई ताकत को बेकाबू कर सकती है। ऐसा होने पर किस्मत की डोर हिल सकती है और हकीकत बदल सकती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।